नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। भारत ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना फैमिली का एक नया वायरस मिला है। कोरोना वायरस का यह नया प्रकार यानी कि स्ट्रेन ब्रिटेन में इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है, आउट ऑफ कंट्रोल बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के इस नए प्रकार के खतरे को देखते हुए भारत समेत कई और देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से लेकिन रोक लगा दी है। कोरोना का यह नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत में भी आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इस नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर के चर्चा की गई। कोरोना का यह नया अवतार ब्रिटेन में पाया गया है। ये बेकाबू स्ट्रेन जो है ये ब्रिटेन समेत कई देशों में अब फैल चुका है, जिसमें इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये पुराने कोरोना के वायरस से 70% ज़्यादा घातक माना जा रहा है। ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण करता है। पहले के वायरस से ज़्यादा खतरनाक होने के अभी सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा ब्रिटेन की सरकार कह रही है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये नया स्ट्रेन एक नई चुनौती है, एक नए किस्म का कोरोना वायरस है जो कि ब्रिटेन में पाया जा रहा है। और ब्रिटेन में तमाम इलाकों में घूमने फिरने पर, पॉपुलेशन के मिक्स होने पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और यूरोप में तमाम देश जो पड़ोसी मुल्क हैं ब्रिटेन के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन से आने वाली सभी किस्म की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, तमाम देश शामिल हैं, बेल्जियम, और अब भारत में भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाया और ब्रिटेन से आने वाली आखिरी फ्लाइट से जितने भी यात्री आए थे उन सभी की जांच की जाएगी। उनका मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा एयरपोर्ट पहुंचने पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि वैसे तो अब कोई फ्लाइट आगे नहीं आएगी, लेकिन जो भी लास्ट फ्लाइट ब्रिटेन से आ रही हैं उनमें सवार लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब ये नया वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है और क्या इस नए वायरस के, इस नए स्ट्रेन के पता चलने से अभी तक 1 साल जो लड़ाई लड़ी गई है कोरोना के खिलाफ, जो वैक्सीन बनाई जा रही है दुनिया भर में, वैक्सीन लगाई जा रही है दुनिया भर में, क्या वो सब कुछ बेमानी हो जाता है? क्या अब एक नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी पूरी दुनिया को? ये सवाल हम सबके सामने है। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, चीफ ऑफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स। हमारे साथ डॉक्टर आनंद सिन्हा हैं लंदन से, सीनियर पार्टनर बर्मिंघम हॉस्पिटल UK। और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, एक बहुत वरिष्ठ पीडियाट्रिशियन हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं रैडिक्स हेल्थ केयर के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पद्मा, आपसे ये समझना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो नया वायरस है, या इसको हम नया वायरस कहें या पुराने वायरस का नया प्रकार है, और क्या अब नए सिरे से बचाव करना पड़ेगा इस वायरस से हमको? जो कुछ हम कोरोना के खिलाफ करते आए हैं वो इसके खिलाफ कारगर है या इससे बिल्कुल नए किस्म से लड़ना है? जब से कोरोना आई ये नए चीजें हमें सिखाती जा रही है। आप देखिएगा, जब से इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जो भी हमारा प्रेडिक्शंस थे कि ये हो जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, गर्म नेशंस में नहीं होगा, अब ये हो जाएगा, एवरी प्रेडिक्शन वाज नॉट प्रूवन ओके। तो मेरे ख्याल में एक तो ये म्यूटेंट है, इसमें पाया गया है कि 17 चेंजेस है इसकी जीनोम में, तो इसीलिए ये बड़ा चेंज है। और जैसे आपने पहले ही कहा कि ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और ये भी कहा गया है कि उतनी ज़्यादा ये मोर्टेलिटी या सिवियरिटी में ये ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा फैलती है। ना ज़्यादा फैलती कि मतलब ये हुआ कि ज़्यादा नंबर लोगों में इन्फेक्शन होगा, उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज मल्टीप्लाई करें तो उतनी ज़्यादा डेथ्स भी हो सकता है, जितने सिवियर पीपल एडमिशंस भी हो सकता है। तो ये खतरनाक तो है। नाउ ये क्या जो वैक्सीन हमारे पास आ गए इसके अगेंस्ट काम करेगा, इसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी होगा, क्या होगा, इसके आंसर्स हमारे पास नहीं है, परंतु ये हमारे बिलीफ है कि इसके अगेंस्ट भी काम करेगा।
बिकॉज म्यूटेटेड वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जो वैक्सीन है हमारे पास, जो हमारे पास पहले की हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक से इसमें भी शायद काम करेगा। डॉक्टर पद्मा, ये बात जो पॉइंट अभी आप कह रही है, मैं चाहता हूं इसको जरा एक बार ठहर के अच्छे से, क्योंकि ये सबके मन में ये सवाल होगा। मैं एक बात और बता दूं, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने खुद वॉलंटियर किया था कोवैक्सीन के लिए और आपको एक डोज कोवैक्सीन की लग गई है। अब आप जैसे मैडम जितने लोग हैं दुनिया में जो ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं या वो लोग जो कि वैक्सीन लेने वाले हैं, भारत भी जल्दी अप्रूव करने वाला है वैक्सीन, यही सवाल था जिसका अभी आपने पार्शियल आंसर दिया। क्या वो लोग इस नए कोरोना म्यूटेंट से अभी संक्रमित हो सकते हैं वैक्सीन लगने के बावजूद, या वो सुरक्षित हैं? अब ये चाहे जितने रंग रूप अपने बदल ले, अगर हमको एक बार वैक्सीन लग गई तो फिर अब हमें कोरोना नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। Now, ये एक तो मैं आपसे आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, मैं एक ट्रायल में वॉलंटियर थी, तो मुझे नहीं पता कि मुझे वैक्सीन मिला या प्लेसिबो मिला। तो मेरा शॉट अभी बाकी है, जो सेकंड वाला होता है, दैट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, अभी इस हफ्ते 2 दिन के बाद है। तो उसके बाद जो एंटीबॉडीज चेक करेंगे तब पता चलेगा कि मुझे वैक्सीन मिला या प्लेसिबो मिला। मैं आई एम अ वॉलंटियर टू साइन। ठीक है। दैट सेड, जिसका भी वैक्सीन भी लगा उसकी इम्यूनिटी कितना देर तक रहती है, ये भी तो विद एक्सपीरियंस नोबडी इज सेइंग। लोग सोचते कि हो सकता है 6 महीने, हो सकता है बहुत लंबा खींचे तो 1 साल। एंड WHO का गाइडलाइन ये भी है कि जिसको भी इन्फेक्शन भी हुआ उनको भी वैक्सीन लगनी है, हो सकता है वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगनी है। तो ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो और सब कुछ छोड़ दो, आप मास्क पहनना छोड़ दो, ये कभी नहीं हो सकता। We need to maintain that precaution probably at least for next 1 year if not more. तो therefore this is a protection, पर ये नहीं है कि एक बार वैक्सीन लग गया then we are safe for the rest of our life. I don't think that is a right statement. At least जो भी एविडेंस हमारे पास अभी तक है। ठीक है। डॉक्टर सिन्हा, सवाल वही जो मैं अभी मैडम से पूछ रहा था। हम तो ये सोच रहे थे कि कोरोना का ये खतरा अब हमेशा के लिए खत्म होने आया, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन लगना शुरू हो गई। अब ये जो नया म्यूटेंट फॉर्म देखने को मिला है, क्या इसने वो सारी हमारी जो कामयाबी थी उसको धो दिया? अब क्या नए सिरे से नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या पुरानी वैक्सीन इसके खिलाफ भी काम करेगी? जी सौरभ जी, अभी पहली बात तो ये जान ले कि ये जो वायरस है अभी भी नया वायरस है। 1 साल पहले ही इसके बारे में पता लगा था और ये सरप्राइजेस कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अप्रत्याशित सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वायरस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं। वो चाहे एग्जाम्पल ले लें आप फ्लू वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का, इनका काम है म्यूटेट करना, क्योंकि ये भी अपना डिफेंस तैयार करते हैं। जब इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है या वैक्सीन दी जाती है और कुछ रैंडम इनके ये जो जीन्स होते हैं ना उसमें चेंजेस आते हैं, तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये नया म्यूटेशन है और इस पे बड़ी पैनी नज़र यहाँ यूके में रखी जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल ये है कि सीरियस भी हो सकता है। मगर अभी तक के जितने भी लिमिटेड सर्विलेंस हो रहे हैं, जो जारी हैं, रिसर्च भी जारी हैं, इसके हिसाब से ये वैसा खतरनाक साबित नहीं हो रहा है। हाँ, इसके ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैल रहे थे, जो कि जैसा कि आपको मालूम होगा लंदन और उसके आसपास के इलाकों में इसकी ट्रांसमिशन फैली, जो बताया जाता है कि अप टू 70% ज़्यादा ट्रांसमिशन है। डेथ रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि ये बड़ा सीरियस नहीं करा रहा है कोविड इन्फेक्शन, और डेथ रेट इसकी नहीं बढ़ी है। जहाँ तक वैक्सीन का है, वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव मेजर्स है और ये वैक्सीन के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये वैक्सीन जो है इस म्यूटेशन के अगेंस्ट में भी काम करेगी। अच्छा। ये ऐसा मानना है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आधे मिलियन लोगों को वैक्सीन ये पड़ चुकी है। मेरे को भी वैक्सीन पड़ी है, मैंने वैक्सीन जो है कल ही लिया है पहला डोज। जी सर। और अगला मेरा डोज है 10 जनवरी को। तो ये वैक्सीन सेफ है और ये इफेक्टिव होगी, ऐसा मानना है लोगों का। सर यही सर सवाल इतना ही है, ये जो आपने भी 2 बार कहा ये मानना है। अब ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारी धारणा है कि ये काम करेगा इसके खिलाफ, या साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये वैक्सीन काम करती है इसके खिलाफ भी? जी, अभी तक देखिए वायरस नया है
अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात आप कहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं दावे से, लेकिन ये ये 40,000 लोगों पे फेज 3 ट्रायल के बाद ये वैक्सीन आई है, और इस वैक्सीन में सेकेंड डोज के बाद 95%, मैं जिस वैक्सीन की बात कर रहा हूं आपको पता ही होगा, ये फाइजर और बायोएनटेक वाली वैक्सीन है। इसकी 95% एंटीबॉडी बनते हैं, और एंटीबॉडी का काम ही है वायरस से बॉडी को सुरक्षा देना। तो ये चीजें जिन लोगों को नहीं पड़ी है वो लोग तो सुरक्षित नहीं है, मगर जिनको ये पड़ी है उनसे उम्मीद की जाती है कि एक सुरक्षा जो है ये वायरस से होगी। और ऐसे रिसर्च में सामने भी आ रहे हैं कि कम से कम सिवियरिटी जो है ना ये कम होगी। इसकी वजह से सिवियरिटी जो है उसको कम करने में ये काफी योगदान देता है। चलिए सर, ये पहले तो हमें जान के खुशी हुई कि हमारे 3 डॉक्टर्स के पैनल में 2 ऐसे हैं, एक डॉक्टर पद्मा दिल्ली में हैं, एम्स से हैं, जिन्होंने ट्रायल्स में हिस्सा लिया, वॉलंटियर उन्होंने किया था। हालांकि वो कह रही थी कि उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी ये उस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है कि उनको प्लेसिबो दिया गया या उनको असल वैक्सीन दी गई, और दूसरी डोज भी उनको अभी मिलेगी। और डॉक्टर सिन्हा लंदन से हमारे साथ हैं, यूके से, उनको फाइजर की वैक्सीन कल एडमिनिस्टर की गई है। तो 2 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो ऑथेंटिकली इसके बारे में आपको बता सकते हैं। डॉक्टर मलिक अभी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल यह है कि जैसा अभी दोनों मेहमानों ने और बताया कि ये 70% ज्यादा संक्रमण करने की ताकत रखने वाला स्ट्रेन माना जा रहा है। सीधा सीधा मतलब अगर इसका कहें, जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी, जितने केसेस बढ़ेंगे मोर्टेलिटी भी उसी लिहाज से बढ़ेगी। तो भारत हमेशा इस बात पर अभी तक गर्व करता है कि हमने मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम रखा, हमने 1% पर मोर्टेलिटी रेट को रखा हुआ है। क्या वो बढ़ने के आसार हैं इसके साथ? आवाज नहीं पहुंच रही है डॉक्टर मलिक को, एक बार जरा चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर पद्मा, अगर आप इसका जवाब दे सकें, क्या इस नए वायरस के आने का मतलब है, इस नए स्ट्रेन का मतलब है ज्यादा मौतें? नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कंपैरिजन करें कि एक बार इन्फेक्शन कोरोना से हुआ और नया स्ट्रेन से हुआ, नया स्ट्रेन से ज्यादा मौत हो, ये वाला अभी है नहीं एविडेंस। परंतु नंबर्स, शेयर नंबर्स, क्योंकि 70% इन्फेक्शंस है, ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, उस परसेंटेज के अनुसार ज्यादा लोग एडमिट होंगे। ज्यादा, आपने ये कहा इससे पहले, आप खुद ही कहा है, एंड यू वेरी ब्यूटिफुली समराइज्ड। सो इसके वजह से हमारे ये डर होगा, एंड सारा दुनिया में ये डर होगा कि ज्यादा नंबर्स, इस तरफ ज्यादा लोग एडमिट होंगे, उस तरफ ज्यादा लोग मौत के शिकार बन सकते हैं। नॉट बिकॉज इट इज मोर सिवियर, इट इज मोर infectious. So that is the correlation. तो अभी तक तो यही एविडेंस है, जैसे अब बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया आपसे कि ये कोरोना जो है, ये वायरस हमें हर दिन कुछ नया चीज सिखाते जा रही है। तो वी कांट से फॉर श्योर कि हमारे पास पूरी एविडेंस, सब आंसर्स हमारे पास है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है डॉक्टर मलिक, आपने जितना भी इस नए स्ट्रेन के बारे में सुना पढ़ा, सर ये किस किस्म का नया खतरा है हमारे सामने? डॉक्टर मलिक। हाँ जी, हाँ, देखिए ऐसा है, अब मेरे को बीच में आवाज नहीं आ रही थी। जी। मैं ये बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं इसमें जो वैक्सीन के, जो मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा हूं। एम आई ऑडिबल? जी हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए इसमें परत दर परत मैं 3-4 सवालों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ये स्ट्रेन मिला है, ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये फैलता ज्यादा है, लेकिन ये विरुलेंट ज्यादा नहीं है। अभी तक का जो भी शोध हुआ है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक है और इससे मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो बुरी बात है वो ये है कि ये 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये बड़ी जल्दी से फैल रहा है लोगों के अंदर। तो एक तो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, हमारे को प्रिकॉशंस आने वाले कम से कम 2 से 3 साल लेनी पड़ेगी। हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है, अगर 2-2 वैक्सीन भी सबको लगाएं तो 270 करोड़ की वैक्सीन लगाने में 1.5 साल का समय लगने वाला है, और हर्ड इम्यूनिटी इतनी जल्दी बढ़ने वाली नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि लोग इस चीज से आश्वस्त ना हो कि जैसे ही वैक्सीन लग गई वैसे ही ये बीमारी का खात्मा हो जाएगा। मैं ये भी बता दूं, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो 50-50 सालों से हम लगा रहे हैं। डिफ्थीरिया है,
पर्ट्यूसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी टोटली खत्म हो गई। ठीक है, उस पर बहुत कंट्रोल लग गया, बीमारी कम हो गई, रेयर हो गई, लेकिन बीमारियां आज भी वो चल रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आते ही हम लोग ये सोचें कि हमारी प्रिकॉशंस जो है खत्म हो गई हैं। मोमेंटम ऑफ प्रिकॉशन शुड कंटिन्यू। जो हम जिस मोमेंटम से अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, ये सब कंटिन्यू होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि ये म्यूटेंट जो है, क्या ये हमारे टेस्टों से डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये आती है कि क्या ये म्यूटेंट इस वैक्सीन से इफेक्टिव है कि नहीं। शुरुआती दौर के शोध ये दिखाते हैं कि जो ये वैक्सीन बनी है ये इस वायरस के ऊपर भी इफेक्टिव है। ये शुरुआती दौर के जो वो हैं, जो आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं। ये क्योंकि नया म्यूटेंट है, इसके ऊपर अभी आगे और भी शोध होगा, आगे रिसर्च होगा, लेकिन अभी तक के आंकड़े यही दिखा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वायरस को हमें कर्टेल कर लेना चाहिए। ये म्यूटेंट जीन जो है ये बड़ी जल्दी से फैलती है, तो इसको हमें फैलने से भी रोकना चाहिए। डेफिनेटली ऑल्दो क्रिसमस और न्यू ईयर आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों ने यूके के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जो कि मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस दिशा में कि यूके से जो दूसरे देशों ने अपने आप को फैलाव से रोकने के लिए जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और इट इज रिक्वायर्ड। चलिए, तो अभी तक जो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बात कही है उसको अगर एक बार आपके लिए दोबारा समेट के कहें तो सबसे बड़ा सवाल ये था, अब जब टीके लग रहे हैं, अगर सुविधा के लिए हम इस ऐसे कह सकें कि पहले एक किस्म का कोरोना था, उसको आप कोरोना पार्ट 1 कह लीजिए, अब एक नए किस्म का उसी कोरोना का एक भाई टाइप कोई एक नया वायरस आ गया है, उसे आप कोरोना पार्ट 2 कह लीजिए। तो क्या ये जो वैक्सीन लग रही है ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पर काम करेंगे? हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल्दो हालांकि अभी इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी होना बाकी है, साइंटिफिक एविडेंस आना बाकी है, लेकिन हमें हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो काम करनी चाहिए। ये एक राय है अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स की। अब सर सवाल, अब इसी से एक सवाल और उठता है डॉक्टर सिन्हा कि अगर ये कोरोना का पहले बड़ा भाई फिर अब ये छोटा भाई आ गया, तो फिर कोई तीसरा भाई या बहन भी तो आ सकती है, यानी ये रूप अपना आगे भी बदल सकता है। जी, जैसा कि मैंने पहले कहा सौरभ जी कि ये वायरस जो हैं, ये नई बात नहीं होती है कि अपना रूप बदलते रहते हैं, जिनको आप म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। सो ये अपना रूप बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी से अंत होगा। और इसी के ये एक टग ऑफ वॉर है और इसी के खिलाफ लड़ाई हमें लड़नी है। जब ये रूप बदलेंगे तो उस हिसाब से वैक्सीन में भी चेंजेस आएगा। लेकिन अभी तक के अप टू डेट जितना अभी तक का रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी जो वैक्सीन है वो कारगर है, और वो अलग से इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जवाब यही है कि ये म्यूटेशन अभी आगे भी आएंगे। ठीक है सर। अच्छा, एक पॉइंट की तरफ डॉक्टर मलिक ने जरा ध्यान आकर्षित किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो हमें कोरोना होता है इसकी जांच हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम लोग अपना RT-PCR का टेस्ट करते हैं, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है दुनिया भर के अंदर, उससे पता चल जाता है। और दूसरा हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर एंटीबॉडीज टेस्ट हो रहे हैं। तो जो भी प्रिवेलिंग टेस्टिंग का सिस्टम है, क्या वो इस दूसरे वाले प्रकार के कोरोना को पकड़ने में भी कामयाब है या इसका कोई अलग टेस्ट होता है? जहां तक मेरा अपना नॉलेज है कि अभी जो टेस्टिंग है वही उसी। डॉक्टर मलिक, एक बार जरा डॉक्टर सिन्हा आंसर कर दें इसको। जी डॉक्टर सिन्हा बोलिए। जी, जहां तक मेरा अपना लिमिटेड, क्योंकि मैं इस फील्ड का मास्टर नहीं हूं इस फील्ड में, लेकिन अभी तक की जो टेस्टिंग जो RT-PCR है उसी के थ्रू, और इसमें क्योंकि एक छोटे से जीन्स को लेके उसको आपको कल्चर करके और उसका पता करते हैं, उसमें सीक्वेंसिंग जो है, हर एक जीन की सीक्वेंसिंग होती है, उस सीक्वेंसिंग में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन माना जाता है कि अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि इस वेरिएंट में 14 जगह पे म्यूटेशंस हुए हैं, डिफरेंस हुए हैं जीन्स के स्ट्रक्चर में। 7 तो इनके वो जो आपके प्रोटीन होते हैं उसमें 7 जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें मिले हैं। ये स्पाइक प्रोटीन है, इसी के थ्रू वायरस जो है सेल में घुसता है। ठीक है, चेंजेस ज्यादा हैं, मगर ये इसी PCR वाले ही टेस्टिंग के थ्रू होते हैं लैब में। अब लैब की जो निटिग्रिटी है, जो उनका डिटेल्स है, वो तो मुझे मालूम नहीं है जी, पर जहां तक है कि टेस्टिंग वही है। ठीक है डॉक्टर मलिक, प्लीज आप बोलिए। जी,
देखिए ऐसा है कि 6 बेसिस वायरल जीनोम की जो होती हैं वो अमाइनो एसिड 69, 70 के ऊपर जो है स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट, मोटे सी अगर मैं बात बताऊं तो मोटी सी बात यह है कि ये जो टेस्ट है ये इस म्यूटेंट जीन को अभी तक के जो इनिशियल शोध हैं वो उसको पकड़ लेगा, उसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना पूरी है। लेकिन जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये एक नया भाई आ गया, कल को एक और भाई आ जाएगा, परसों को और परिवार बढ़ता जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुरुस्त है कि वायरस अपना रूप प्रतिरूप जो है वो समय के साथ में बदलते रहते हैं। जैसे फ्लू वायरस है, स्वाइन फ्लू वायरस है, इसके हमने कई प्रतिरूप देखे हैं और ये अपना प्रतिरूप जो है बड़ी जल्दी बदल देते हैं, जिसको कि हम हाइब्रिड, जो नया हाइब्रिड है वो आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम वायरसेस के साथ रहती है और इनकी म्यूटेशन के साथ रहती है, क्योंकि अगर प्रतिरूप इतना कई बार इतना ज्यादा बदल जाता है कि उसके ऊपर ना तो वैक्सीन इफेक्टिव हो पाती है और ना ही वो टेस्ट उसको डिटेक्ट कर पाता है, वो एक तरह से नई बीमारी ही बन जाती है और उसके लिए नई वैक्सीन का इजाद होना बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि फ्लू वैक्सीन भी हर साल जो है वो नई किस्म की आती है। अगर हमें साल के बाद में लगता है कि वायरस म्यूटेट हो गया तो जो नए साल की वैक्सीन आती है वो म्यूटेंट वैक्सीन, जो म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है वो आती है। तो ये चैलेंज एक वायरस में डेफिनेटली रहता ही रहता है। दूसरा मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, दोबारा से इसको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर एकदम से राहत की लहर आ जाती है कि जी वैक्सीन आ गई तो बस सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन के साथ में हमें अपनी प्रोटेक्शंस जारी रखनी है कम से कम 2 से 3 साल तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% नहीं हो जाती है तब तक हमारे को अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखनी है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो वायरस के पैंडेमिक्स हैं ये लहरों में आते हैं। अगर ये आपकी सिटी और कंट्री से चले गए तो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं होती, कई बार ये दोबारा लहर में भी आती है। तो इसलिए अपनी प्रिकॉशंस हमारे को युद्ध स्तर पे जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। इसी से एक सवाल और निकलता है। अब ये सवाल उन लोगों से जुड़ा है जिनको कोरोना संक्रमण एक बार हो चुका है। डॉक्टर पद्मा, अब बहुत सारे लोग ऐसे, हम भी जानते हैं बहुत सारे लोग जो कि दुर्भाग्यवश आ गए इसके संक्रमण में, अब उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं हमको कोरोना हो गया एक बार, हमको दोबारा नहीं हो सकता, अब हम इम्यून हैं, दोबारा से हमको ये वायरस नहीं पकड़ेगा। क्या पहली बात ये बात सही है? और इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जिसको पहले प्रकार का कोरोना हो गया क्या वो दूसरे प्रकार के कोरोना से भी सुरक्षित हो गया अपने आप, या दूसरा वाला उसको भी हो सकता है? एक्चुअली तो WHO की गाइडलाइन भी आ गया इसमें कि जिनको भी इन्फेक्शन हुई है, जिनको एंटीबॉडीज भी है, उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी देखा हुआ है कि इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज बहुत अच्छी तरह बनता नहीं है, और जिनको भी बना हुआ है कितने देर तक वो रहता है ये भी साबित नहीं हुआ। हो सकता है कुछ हफ्ते हो सकता है 3 महीने हो सकता है और ज्यादा हो। हमारे पास 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जिनको भी इन्फेक्शन हुआ उनको भी ये WHO की गाइडलाइन है कि उनको भी वैक्सीन लगनी है। द सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया उनको दूसरी बार नहीं होगा। हालांकि अभी तक वो बहुत रेयर हुआ, कुछ केसेस महाराष्ट्र में, कुछ केसेस साउथ में और कुछ केसेस अब्रॉड में भी हुआ था, इधर उधर केस रिपोर्ट्स आई, पर हमें पता नहीं कि इम्यूनिटी कितना देर तक रहेगी। ये नहीं साबित हुआ कि ये जिंदगी भर रहेगा। देयरफॉर दे मे बी प्रोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया, जो फ्लू वैक्सीन हमें हर साल बदलते हैं, हम लगवाते हैं। नाउ ये जो बाकी दूसरी वाली जो कोरोना था, पहले वाली, उसकी जो ग्रैंडफादर और फादर्स थे, तो ये जो नया कोरोना है उसकी थोड़ा सा रिलेशनशिप तो होगा ही। और ये जो वायरसेस जो है ये पूरी तरह सबको अगर खत्म कर दिया तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। तो फॉर इट्स ओन सेल्फ प्रोपगेशन ये इस तरह म्यूटेट हो जाती है ताकि ये भी जिंदा रहे और होस्ट भी जिंदा रहे। तो धीरे धीरे ये माइल्डर रूप में म्यूटेट हो जाता है। ये भी साबित हुआ है, बिकम्स माइल्डर so that it can coexist with the population। मैम मेरा एक सवाल का असर रह गया जवाब में कि अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके कितने भी वक्त के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं पहले वाले कोरोना के खिलाफ, क्या वो उस पीरियड में भी वो इस दूसरे स्ट्रेन से संक्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता? एंटीबॉडी अगर एक बार आ गई तो वो दोनों से सेफ है? No, they can get infected, so they must take precaution and they must be vaccinated। ये नहीं है कि they will be protected, ये एविडेंस में नहीं है।
कि वो दूसरा स्ट्रेन से वो एब्सोल्युटली दे विल बी फ्री अगर पहली बार एक बार इन्फेक्शन हुआ। तो इसीलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन में जिसको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा स्पष्ट मैसेज है हमारे डॉक्टर्स की तरफ से उन सारे लोगों के लिए जिनको एक बार कोरोना हो भी चुका है कि कोरोना आपको दोबारा नहीं होगा कभी, ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए जैसे एक अभी तक जो जिसको संक्रमण नहीं हुआ वो जितनी सुरक्षा बरतता है, जितनी अपने लिए प्रिकॉशंस लेता है, उतने ही प्रिकॉशंस आपको भी लेने हैं, भले ही आपको पहले कोरोना हो चुका हो। एक छोटे से ब्रेक का हमारे लिए वक्त है। जब हम कहते हैं कि 70% ज्यादा खतरनाक है, तो किन मायनों में खतरनाक है, ये पहले की तुलना में किन किन और प्रकार से फैल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार हर बात को लेकर अलर्ट है और ऐसे में काल्पनिक बातों पर पैनिक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर हम बता दें हम चर्चा किस बारे में कर रहे हैं। इंग्लैंड में खास तौर पर ब्रिटेन में इस कोरोना वायरस का एक अलग म्यूटेंट फॉर्म, एक बदला हुआ फॉर्म, एक अलग स्ट्रेन पाया गया है जो कि 70% ज़्यादा खतरनाक इन मायनों में कि वो तेज़ी से और तेज़ी के साथ फैलता है, ये पकड़ा गया है। उसके बहुत सारे मामले सामने आए हैं और इसके बाद बहुत सारे देशों ने ब्रिटेन से आने जाने पर पाबंदी लगा दी है और भारत में भी सारी फ्लाइट्स अब बैन हो गई हैं ब्रिटेन से आने वाली। इसके अलावा जो भी यात्री वहाँ से आएंगे अब आखिरी फ्लाइट्स में उनका भी कोरोना जाँच की जाएगी। लेकिन अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको काल्पनिक भी कहा। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये वाकई बिल्कुल काल्पनिक बात है जिसके बारे में अभी कोई चर्चा करने की या इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या भले ही हम अभी पैनिक ना करें लेकिन इस ओर निगाह रखनी पड़ेगी? जी सौरभ जी, नहीं, मैं विनम्रता से कहूँगा कि मैं थोड़ा डिफर करता हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब से। बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, मगर उन्होंने कुछ पता है किस संदर्भ में काल्पनिक वर्ड का यूज़ किया, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, आज का हकीकत है। और ये आगे भी ये चेंजेस इनके आते रहेंगे, ये इनके वेरिएशंस आते रहेंगे कोरोना के। और पर अभी तक के जितने भी देखिए रिसर्च चल रहे हैं और सर्वे जो नतीजे हैं उसके हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन रेट जहां तक आपने बताया 70% ज्यादा, जैसे हम लोग सब जानते हैं, वो इसकी वजह है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन में जो चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन आए हैं, उसकी वजह से ज्यादा इन्फेक्शन करा रहा है। मगर अभी तक के नतीजे आए हैं कि ये ज्यादा डेथ नहीं करा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि जो स्टडीज अभी चल रही है कि ये जो म्यूटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं सौरभ जी, एक बात मैं यहाँ अभी नहीं है कि अभी आया, ये तो सितंबर में आ गया था, ये सितंबर में ही आ गया था। हेल्थ मिनिस्टर ने, हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ बोलते हैं, एक हफ्ता पहले, ठीक पिछले मंडे को उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है म्यूटेशन, और इसको कंफर्म भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में किया। तो ये पिछले 3 महीनों से इस पे स्टडी चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये एक तुरंत आया है। और उसके हिसाब से अभी तक की जो नतीजे हैं वो है कि ये अभी खतरनाक नहीं है, वेरिएशन है, और ये वैक्सीन जो है ये इसमें कारगर हो सकता है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ठीक है सर, मैं ऐसा कहूंगा। और जी, मैं डॉक्टर मलिक से भी पूछना चाहता हूं ये सवाल। डॉक्टर साहब, अभी आप शायद सुन पाए हो, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि काल्पनिक बातों को लेकर पैनिक न कीजिए, वो इसी बारे में, इस नए स्ट्रेन के बारे में ही बोल रहे थे। आप सहमत हैं उनकी बात से? बिल्कुल मैं सहमत हूं। देखिए, ये जो स्ट्रेन है
सबसे पहली तो ये एश्योरेंस वाली बात है कि ये स्ट्रेन ज्यादा विरुलेंट नहीं है, इससे मृत्यु दर जो है वो ज्यादा नहीं हो रहा। ये स्ट्रेन उतना ही खतरनाक है जितना कि दूसरा वाला स्ट्रेन खतरनाक है। तो पहली चीज तो यह। दूसरी चीज है, ये अभी तक स्ट्रेन हमारे देश में आया ही नहीं है, तो हम काल्पनिक बातों से क्यों उसको डरते रहे। हो सकता है ये स्ट्रेन जो आया वो वहीं पर ही खत्म हो जाए। तो इस चीज को लेकर डॉक्टर मलिक, ऐसे तो कोरोना भी आया चीन से था और भारत में आने से पहले कई और देशों में कोरोना फैला, उसके बाद हमारे यहां आया, लेकिन आया। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना आया, लेकिन कोरोना के इस स्ट्रेन से खतरा तो हम तब माने और इसको बहुत ज्यादा खतरनाक माने जब पता चले कि इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट से 20% है, इसके अंदर मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मृत्यु दर वही है जो दूसरे कोरोना वायरस से है। ठीक है, थोड़ा सा ये फैलता तेजी से है, लेकिन उतनी ज्यादा पैनिक की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, हमको फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, हमें केयरफुल होने की जरूरत है। जैसे कि मैं बार बार यही बता रहा हूं कि हमें प्रिकॉशंस अपनी जो है पूरी रखनी चाहिए, और मजाल ही नहीं है हमें कोरोना हो जाए अगर हम प्रिकॉशंस पूरी ले रहे हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोरोना के होने की संभावना प्रैक्टिकली निल हो जाती है हम लोगों को। और अब तो वैक्सीन भी आ रही है, तो थोड़ा सा सकारात्मक रूप से भी इसको देखना चाहिए। और जहां तक कि स्ट्रेन का तल्लक है, वायरस अपने रूप प्रतिरूप, ऐसा नहीं है कि नई चीज सामने आई है, वायरस अपना प्रतिरूप और रूप बदलता रहता है, हर तरह का वायरस। और ये भी एक्सपेक्टेड था, ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि कोरोना के दूसरे प्रतिरूप आएंगे, हाइब्रिड्स आएंगे। ये चीज जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि फ्लू के साथ भी ये हुआ है और रेस्पिरेटरी वायरस। सर, हम लोग इस बारे में इतनी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, या इसको लेकर के लोगों के मन में थोड़ा सा आशंका इसलिए है क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन दुनिया ने दिखाया इस नए स्ट्रेन को लेकर के, कि ब्रिटेन में एक बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगा दिया गया, लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई, ब्रिटेन से आने जाने पर इतने देशों ने पाबंदी लगा दी, तो इससे लगा कि कुछ नया और खतरनाक हो रहा है, जिसको रोकने की बहुत तीव्रता दिखाई है दुनिया ने, ब्रिटेन ने खास तौर पर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस बारे में क्या बताया, एक बार जरा वो भी सुनना चाहिए, सुनते हैं। There's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant. Our experts will continue their work to improve our understanding as fast as we can. So we're learning about it as we go, but we already know enough, more than enough, to be sure that we must act now. It's mutation of the virus, particularly about the speed of transmission, was not possible to ignore. And as I say, when the virus changes its method of attack, we as a country have to change our method of defense, and that's what we're doing. तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी सुझाव कहीं से देखने को नहीं मिला कि जो वैक्सीन हमने बनाई है वो इसके खिलाफ काम नहीं करेगी। तो वो ये आशा जाहिर कर रहे हैं कि वैक्सीन तो कामयाब होगी। लेकिन फिर सवाल यह, डॉक्टर सिन्हा, चूंकि आप लंदन में हैं, मुझे लगता है आप भी लॉकडाउन में होंगे, कि अगर वैक्सीन इसके खिलाफ काम करती है, अगर इससे मृत्यु दर नहीं बढ़ रही है, तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों जो देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में, लंदन में? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साल पहले तक इस नए वायरस के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, और एक साल के अंदर जितनी बड़ी उथल पुथल पूरी दुनिया में हमने देखी है, उसके हिसाब से अब कोई भी नया स्ट्रेन और नया वेरिएंट आएगा वायरस का, उसको बड़ी सतर्कता से लोग देखेंगे। ये चूंकि अब हम एक साल हो चुका है, हम जान रहे हैं, हम फिर नहीं चाहते हैं कि फिर ये इस ढंग से फैले और लोगों को एक पैनिक हो। तो इसके लिए ये पूरे कारगर उपाय हो रहे हैं कि ठीक है साहब, आपकी ट्रैवल पे बैन हो रही है, और पूरे दुनिया में इसके लिए काफी ज्यादा संजीदगी से लोग ले रहे हैं, काफी सतर्कता बरत रहे हैं। मगर अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से ये ऐसा खतरनाक वायरस नहीं है कि जो बहुत सीवियरिटी कराए, डेथ रेट नहीं ज्यादा करा रहा है, और एविडेंस मिल रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वैक्सीन जो है ये इसके लिए भी ऐसा एविडेंस आ रहा है कि कारगर होगी। तो क्या होता है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के भी पिएगा, ऐसा होता है। हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा चेंजेस देखा है, हमने सदियों में नहीं देखा होगा। तो नेचुरली उसके खिलाफ में इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ठीक है सर, आप जरा ये भी समझा दें फिर आप लोग, डॉक्टर पद्मा, जब हम कहते हैं कि 70% ज्यादा खतरनाक है, यानी बहुत तेजी के साथ फैलता है, हमने तो अभी तक कोरोना ये पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक तेजी से फैलने वाली चीज नहीं देखी थी। ये किसी के सामने छींक दो तो हो जाता है, किसी के सामने खांस दो तो हो जाता है, अगर टेबल पर संक्रमण है, आप टेबल को छू लीजिए, हैंडल को छू लीजिए, वहां से हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या तेजी हो सकती है इस वायरस की?
बिल्कुल, आप बहुत अच्छी तरह समराइज किया है कि इन्फेक्शियस नेचर अगर 70% ज्यादा है, मतलब मोस्ट लाइकली ये जो ब्रीदिंग एयर एरोसॉल्स के जो हमारे वही सबसे ज्यादा है। तो मास्क जो पहनते हैं, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन रहेगा ही। तो आई थिंक इनफैक्ट सौरभ जी, सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। मैंने इनफैक्ट आई थिंक देयर इज नो नीड टू पैनिक, एंड जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल देन फियरफुल, एंड डॉक्टर सिन्हा भी यही कह रहे हैं कि ये रियलिटी है बट पैनिक नहीं है। एंड हम इस बार और ज्यादा सावधान है कि जब ये कोरोना पहला आया था, आपने कहा चीन से आई है, सब जगह फैल गया, बिकॉज उस समय हमारे रेस्ट्रिक्शंस बहुत धीरे 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 हुआ, वी डिड नॉट इवन रियलाइज, बट वो एक्सपीरियंस अभी है, इसीलिए है बहुत जल्दी वेरी इमीडिएटली रेस्ट्रिक्शंस आ गया कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस था। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक वी शुड गो विद दैट। ठीक है मैम, समय कम रह गया, लेकिन मैं एक रिएक्शन आप लोगों से लेना चाहता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर दुनिया भर में बड़ा डिबेट चल रहा है। हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं अलग अलग देशों से, तो खास तौर पर कई अफ्रीकन कंट्रीज में और हमारे पड़ोस में, इवन पाकिस्तान में, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में रादर ये चर्चा चल रही है कि ये वैक्सीन जो है ये आपका डीएनए चेंज कर देगा। ये जो वैक्सीन बनाया जा रहा है ये डीएनए को ऑल्टर कर देगा और इससे लोगों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। एक सर्वे पाकिस्तान में हुआ, 10 में से 5 लोगों ने कह दिया कि हम अपने घर में अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने नहीं देंगे। इसकी सच्चाई क्या है? आपके जरिए ये मैसेज जरा चला जाए एक बार। डॉक्टर मलिक, पहले आप अगर कहना चाहें। देखिए, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई थी। ये भी फैलाया गया था मास्क ना पहना जाए, ये भी फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन ना लगाई जाए। इनके अंदर कोई तथ्य नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, लोग केवल जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं या जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जैसे WHO, इनकी साइट्स हैं, इनको फॉलो करें बनिस्बत के उनको फॉलो करें जिनको की ज्ञान नहीं है मेडिकल नॉलेज का। डीएनए के साथ ये वायरस की वैक्सीन कहीं इंटरफियर नहीं करती है, बॉडी के ऊपर आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा ये साइड इफेक्ट कर देगी, हल्का सा फीवर आएगा या हल्की सी स्वेलिंग हो जाएगी एट दी वैक्सीन साइट। इसके बॉडी का कोई डीएनए चेंज नहीं करेगी। ये बड़ी हास्यप्रद बात है अगर कोई कहता है कि ये वैक्सीन अंदर जाने के बाद हमारे को ही चेंज कर देगी, हमारे डीएनए को चेंज कर देगी, ये गलत चीज है। इसी तरह से मास्क के ऊपर भी काफी वाद विवाद चला है। मास्क पहनना बड़ा जरूरी है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सबके सब लेने चाहिए। आप केवल उन लोगों की सुनिए जो मेडिकली क्वालिफाइड हैं, जो इस फील्ड के महारथी हैं या जो इस फील्ड का ज्ञान रखते हैं, या जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे WHO, हेल्थ मिनिस्ट्री, इनकी साइट्स हैं, इनकी साइट्स पे जाइए और जो वो इंस्ट्रक्शंस देती है उन्हें फॉलो कीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि कम ज्ञान अज्ञानी से ज्यादा खतरनाक होता है कम ज्ञान रखने वाला, क्योंकि वो समझता है कि उसको पूरा ज्ञान है लेकिन वो नुकसान ही करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर मलिक, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी ने अब कैसे वार किया।